हाँ जानूंगी, क्यों नहीं, अम्मा बोली। बेटा है मेरा, इसलिए तो मैं पैकेट रख नहीं रही थी। कई किस्से सुने थे, कैसे सरकारी अफसरों को चारा, रिश्वत फेंक कर अपना काम निकलवाने में लोग माहिर होते हैं। इन्हीं सब आशंकाओं के तहत ठाकुर ने अम्मा को बार बार आगाह किया था, पर लगता है वैसा ही कुछ हो गया। मैंने अम्मा के हाथों से पैकेट लिया, घुमा फिरा कर देखा और उसे खोल दिया। हमारी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसमें सोने की एक चेन रखी थी, नई चमचमाती सोने की चेन। नहीं, ये सोने की चेन नहीं हो सकती। भला सोने की चेन हमें कोई क्यों देगा? मैंने चेन डिबिया में रखकर इनकी ओर बढ़ा दी। इन्होंने शर्म भर के लिए चेन उठाई और वापस डिबिया में रखकर बोले, हाँ सोने की ही है। फिर डिबिया पर लगी स्लिप को पढ़कर सुनाया, बच्चे के जन्म पर बधाई, तुम्हारी रेखा। ये मेरी ओर देखने लगे। एक दो पल का सन्नाटा, जिसे फिर ठाकुर की आवाज ने ही तोड़ा। मेरी ओर देखते हुए बोले, कौन है ये रेखा? मैंने गंभीर स्वर में कहा, शाम को पार्क में घूमते समय अक्सर मिल जाती है, किंतु वह मेरी मित्र नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह। मैं अपराध बोध से दबी सी जा रही थी। इन्होंने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, अभी इसका हल निकाल लेते हैं। कहाँ रहती है वह? मैंने कहा, उधर 10th रोड पर कॉर्नर की जो बड़ी सी कोठी है, उसे कुछ दिन पहले ही इन लोगों ने खरीदा है। हाँ याद आया, उनके पति हैं गोपाल जी वर्मा। एक दिन अपना घर दिखाते हुए रेखा बता रही थी। यह गोपाल जी वर्मा करते क्या हैं? मैं इतना ही उनके प्रश्न के उत्तर में बता सकी कि यह तो पता नहीं, और वे बुदबुदा उठे। ये महाशय जरूर कुछ न कुछ ऐसा करते होंगे जिसके लिए उन्हें एक आयकर अधिकारी को खुश रखने की जरूरत है। सोने की एक चेन 5,000 से कम की नहीं है। कोई बात नहीं, हम कल उनके घर जाकर ये चेन उन्हें लौटा देंगे। मैं आश्वस्त हुई। दूसरे दिन ऑफिस से लौटते ही हम दोनों शाम को उनके घर पहुंच गए। निहाल हुए जा रहे थे गोपाल जी। हमारे पड़ोस में आकर बसे हुए उन्हें अभी थोड़े ही दिन हुए थे। हम लोगों से उनका विधिवत परिचय हो सके, ऐसा अवसर भी कहाँ आया था अब तक। इतने पर भी आयकर का एक अधिकारी बकायदा सपरिवार भेंट करने के लिए घर तक आ जाएगा। गोपाल जी ने अवश्य सोचा होगा ये चेन की करामात है। ड्राइंग रूम की एक एक चीज से गोपाल जी की अमीरी टपक रही थी। उनके ड्राइंग रूम में घुसते ही हमने महसूस किया। क्या पिएंगे, ठंडा या गर्म? उन्होंने पूछा। कुछ भी नहीं प्लीज। घर से हम चाय पीकर ही निकले हैं। फिर ठाकुर एक झटके से मुद्दे पर आ गए। ऐसा है गोपाल जी, मैं एक खास काम से आया हूँ आपके पास। और इन्होंने अपनी जेब में हाथ डालकर वही डिबिया निकाली जिसमें से रेखा के प्यार की प्रतीक वह सुनहरी चमचमाती 5-1 हजार रुपए की सोने की चेन निकली थी। वह डिबिया गोपाल जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये चीज दरअसल आपके घर की है, जो भूल से हमारे घर में आ गई थी। आक्रमण सीधा और सरल किंतु सांस्कृतिक ढंग से था। गोपाल जी का रंग उड़ गया। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा। उनका रंग भी उड़ा हुआ था। माहौल में जल्द ही तनाव का बादल फटने वाला था। सहज दिखने की कोशिश करते हुए गोपाल जी ने धीमे स्वर में कहा, नहीं नहीं, हमारे घर की तो कोई भी चीज। उन्होंने अपना वाक्य अधर में ही छोड़ दिया। मैं बोली, भाई साहब आप डिबिया हाथ में लेकर तो देखिए, ये आप ही की है। डिबिया को गोपाल जी छूना भी नहीं चाहते थे। ठाकुर सोफे से उठे। डिबिया को उन्होंने गोपाल जी के हाथ में एक तरह से जबरदस्ती ही पकड़ा दिया और वापस गंभीर मुद्रा में सोफे पर बैठ गए। जबरदस्ती थमाई गई डिबिया को गोपाल जी खोल नहीं रहे थे। खोले बिना ही उन्हें मालूम था कि अंदर क्या है। खोलकर तो देखिए। ठाकुर ने सुई चुभोई।
गोपाल जी हकला गए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। सुई चुभाने के बाद अब ठाकुर ने भाला चुभोया। पहले आप खोलकर देखिए, कहीं डिबिया खाली ना हो। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं, गोपाल जी बोले। स्वर में हल्की सी आपत्ति थी। अभी भी डिबिया खोलने के लिए वह तैयार नहीं थे। ठाकुर ने ही फिर कहा, लाइए मैं ही खोलकर दिखाता हूं। दोबारा डिबिया हाथ में लेकर ठाकुर ने सोने की चेन बकायदा बाहर निकाली और गोपाल जी को थमाते हुए कहा, देख लीजिए, आपकी ही है ना। अब तक गोपाल जी संयत हो चुके थे। बोले, दरअसल अब ये आपकी ही हो चुकी है। आपका बच्चा मेरा बच्चा है। इस बार मैंने कहा, भाई साहब बुरा ना मानिए, अगर इतनी कीमती चीज हम रख लेंगे तो इतनी ही कीमती चीज हमें भी कभी न कभी आपकी बिटिया के हाथ में रखनी पड़ेगी, और इस तरह व्यवहार हम रखना ही नहीं चाहते। अब की बार गोपाल जी की पत्नी रेखा जी ने अपने पति के हाथ में से चेन ले ली और मुझसे मुखातिब होकर बोली, रख लीजिए ना भाभी जी, मेरे प्यार का तोहफा समझकर। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए रेखा जी, मैंने जरा तल्खी से कहा। मेरे पति यदि आयकर अधिकारी ना होते, सिर्फ एक मामूली क्लर्क होते, सिर्फ एक लेखक, पत्रकार या चित्रकार होते, तब भी क्या आप इतने ही प्यार और अधिकार से? हाँ हाँ, रेखा बोली, बिल्कुल नहीं रेखा जी, ऐसा ना होता। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। तभी ठाकुर आगे बढ़कर बोले, अब हमें चलना चाहिए। गोपाल जी नमस्कार करते हुए बोले, देखिए, आप पहली बार हमारे घर आए और पानी भी नहीं पिया आपने, यह क्या बात हुई? ठाकुर बोले, फिर कभी नमस्कार। गोपाल जी ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। बोले, नमस्कार साहब, नमस्कार। अब ये जो हमारी छोटी सी भूल हुई है। ठाकुर ने अधिकार पूर्वक कहा, बेहतर हो इस भूल को हम दोनों ही भूल जाएं, ताकि दो अच्छे पड़ोसियों की तरह रह सकें। मैं आगे निकल गई थी। गोपाल जी फिर भी बोले, ऐसा नहीं होगा भाई साहब, आप भूल जाएं तो भूल जाएं, हम नहीं भूलेंगे इस भूल को, क्योंकि अगर हम भूल गए तो यही भूल दोबारा कर बैठेंगे। इन्होंने भी वह जवाब दिया जो दिया जाना चाहिए था। ठीक है, भूल को याद रखना भी कोई बुरी बात नहीं है। गोपाल जी ने फिर तुरुप की चाल चली, सौदा मंजूर। हम भूल को याद रखते हैं, आप हमें याद रखिए। अच्छा, नमस्कार। अब इससे आगे हम कहते भी क्या। लंबे लंबे डग बढ़ाते हुए हम बाहर निकल गए। आपस में बातें करते हुए कि जन्मजात कोई अफसर बेईमान और भ्रष्ट नहीं होता। सर्विसेज में जो लड़के लड़कियां आते हैं, कॉलेजों से पढ़कर निकले साफ ईमानदार छात्र छात्राएं होते हैं। कैसे सपने संजो कर आते हैं अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, हर मुश्किल का सामना करने को तैयार। इनके आचरण में एक स्वच्छ खुलाव रहता है। अंधेरे की कोई किरण भी उन्हें छूकर नहीं जाती। पर गोपाल जी जैसे लोग ही धीरे धीरे अपनी चालों से उन्हें गिरफ्त में जकड़ने की कोशिश करते हैं, और कुछ होते हैं जो उनकी जकड़न में आ ही जाते हैं। बेटे के जन्म के 3.25 साल बाद बेटी हुई। लोग कहते हैं बंबई में भाईचारा नहीं है, लोग एक दूसरे के दुख सुख में शामिल नहीं होते। हमें ऐसा कभी नहीं लगा। निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के काम आने वाले मित्र, पड़ोसी हमें उपनगर खार में भी मिले और शहर के बीचों बीच भी। बेटी के जन्म के समय भी जब मैं हॉस्पिटल जाने को थी, उस दिन घर के बाहर गेट के पास हम खड़े थे। हमें पता नहीं था कि उस दिन टैक्सियों की हड़ताल है। तभी एक पड़ोसी अपनी गाड़ी से उधर से निकले। उन्होंने बताया कि हड़ताल के कारण आज टैक्सी नहीं मिलेगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कल हॉस्पिटल चली जाऊंगी। किंतु वे सज्जन बोले, कोई बात नहीं, आप लोग हमारे साथ चलिए, हम आपको छोड़ देंगे। अगर लौटना हुआ तो वापसी में ले भी लेंगे। वे कई लोग थे।
फिर भी खुद वे किसी तरह सिकुड़ कर बैठे और हमें आराम से बिठाया। और संयोग देखिए, मुझे उसी दिन हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। इस बार मुझे पूरा विश्वास था कि बेटी ही होगी। रास्ते में जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे, हाजी अली पर एक होर्डिंग लगी देखी, जिस पर निहारिका कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगा था। बस मैंने इनसे कहा, हमारी बेटी होगी तो उसका नाम निहारिका ही रखेंगे। कम से कम वह अपने लिए घर तो बनवा सकेगी, जो हमने अब तक नहीं बनवाया है। बेटी ही आई, उसका नाम निहारिका रखा। प्यार से हम उसे नन्ही कहते। नन्ही 6 महीने की थी कि हमें आयकर कॉलोनी पैडर रोड पर घर मिल गया। गुरु निवास छोड़ते समय बहुत दुख हुआ। ऐसा दृश्य कम ही देखने को मिलता है कि मकान मालिक भी रो रहा है और किराएदार भी। मेरे बेटे के सिर के बाल बहुत घने थे। हमारे यहाँ लड़के का मुंडन राजस्थान ही जाकर पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में झुंझुनू के रानी सतीजी के, जो हमारी कुल देवी हैं, मंदिर में होता है। बाल बड़े बड़े थे, कमर तक आते थे, इसलिए सरदारों के बच्चों की भांति 2 चुटिया बनाकर उसके बाल बांध देती थी। सरदार जी और उनकी पत्नी सदैव कहते थे, यह तो हमारा छोटा सरदार है। गुरु निवास के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। सरदार प्यारा सिंह जी, जिन्हें हम पिताजी और उनकी पत्नी को माताजी कहते थे, बहुत ही सादे धार्मिक व्यक्ति थे। उनका पिस्ता, बादाम, काजू का व्यापार था। एक बेटा ईरान में था, 2 बेटे यहाँ थे। सबसे छोटे सरदार हरभजन सिंह जी सही मायनों में संत व्यक्ति थे। एक बार हरभजन जी मरीन ड्राइव पर जा रहे थे तो बड़ा सा पत्थर रास्ते में दिखाई पड़ा। खुद ज्यादा बलशाली नहीं थे, सो पत्थर को खिसका नहीं सके। पत्थर ऐसी जगह पड़ा था कि किसी को भी ठोकर लग सकती थी और रात के अंधेरे में वह दुर्घटना का कारण भी बन सकता था। जब स्वयं से पत्थर नहीं खिसका, तब दूसरों से प्रार्थना की। कुछ ने उन्हें पागल समझा, कुछ ने सनकी, पर सरदार जी अपने काम को पूरा करके ही हटे। 2-4 सज्जन व्यक्ति मिल ही गए जो उनकी भावना को समझ सके। वास्तव में हरभजन अपनी हस्ती भूलकर सदैव अलौकिक मस्ती में रहते थे। अम्मा जी लाउंज में बैठी रहती थीं। पिताजी ऊपर से ऑफिस जाने के लिए नीचे आते तो अम्मा से कहते, अम्मा जी कैसी हैं? तुसी ठीक तो हो? हम खूब हंसते। ये कैसा रिश्ता है? वह उन्हें माता जी कहते और ये उन्हें पिताजी। खार में रहते रहते हिंदी उर्दू के प्रख्यात उपन्यासकार कृष्णचंद्र जी और उनकी पत्नी सलमा सिद्दीकी से मुलाकात हुई। कृष्णचंद्र जी की किताबें रूस में बहुत बिकती थीं। उनके हिंदी उर्दू उपन्यासों के अनेक संस्करण हो चुके थे। रूस में तो वह सबसे अधिक लोकप्रिय भारतीय लेखक थे। उन पर वहाँ की यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट भी की जा रही थी। रॉयल्टी का अधिकांश पैसा रूस में था। उस पैसे को यहाँ लाने में कुछ कठिनाइयाँ थीं। किसी ने उनसे मेरे पति के बारे में बताया कि वे कवियों, साहित्यकारों और कलाकारों को परेशानियों में से सही रास्ता दिखाने वाले एक सहृदय आयकर अधिकारी हैं। बस इस तरह उनसे भेंट हुई और जल्दी ही पारिवारिक मित्रता में बदल गई। ठाकुर को वे भाई साहब कहते थे और मुझे भाभी। लाल लाल कश्मीरी सेब उन्हें बहुत पसंद थे और न केवल सेब, कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य भी उन्हें बार बार याद आता था। अक्सर बातों ही बातों में वह कश्मीर की वादियों में खो जाया करते थे। बाद में जब उनसे परिचय गहरा गया, तब अक्सर दोस्तों की जुड़ती भीड़ में हम उन्हें मिलते। कितनी भी परेशानियां हों, वे हमेशा हंसते रहते थे। खार का मकान गुरु निवास हमने छोड़ा तो सरदार जी ने कहा, आप अपने ही जैसे कोई दूसरे किराएदार हमें दिलवा दीजिए।
हमारी एक मित्र थी, सरला दुआ। उनके पति इंद्र एसीसी में काम करते थे। बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, पेशे से इंजीनियर। सरला ने हिंदी में पीएचडी की थी। सपनीली आंखों वाली सरला बड़ी रोमांटिक सी दिखती थी, भावना प्रधान भी थी। मेरा बेटा अमिताभ स्वभाव से बहुत ही शांत, निष्प्रिय था। सरला का बेटा आदित्य बचपन से ही बहुत शैतान। अक्सर सरला कहती, चलो हम इन दोनों के नाम बदल दें। अमिताभ कुछ शैतान हो जाएगा और आदित्य शांत। इस बीच बलवंत सिंह ने दूसरी जगह मकान खोज लिया था। ज्यादा किराया हम दे नहीं सकते थे, इसलिए उसी मकान के एक छोटे हिस्से में रहने लगे। हमने सरला दुआ को गुरु निवास में किराएदार बनवा दिया। इंद्र भाई साहब और सरला दुआ कुछ वर्ष गुरु निवास में रहे। हमारे यहाँ की कवि गोष्ठियों में वे बेचारे आते जाते, किंतु ऐसे बैठे रहते जैसे कोई सजा मिल रही हो। मैं अक्सर पूछती, आपको पसंद नहीं आ रहा है? तपाक से जवाब देते, नहीं नहीं, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। उनके मकान को छोड़ने के बाद हमने कृष्णचंद्र को गुरु निवास दिलवा दिया। ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, मजरूर सुल्तानपुरी, सरदार जाफरी से वही मुलाकात हुई। अक्सर अपने दोस्तों की परेशानियों को लेकर वह हम तक आ जाते थे। एक बार प्रसिद्ध लेखक उपेंद्र नाथ अश्क जी का बेटा या शायद भाई फिल्मी आकर्षण में फंसकर हीरो बनने के लिए बंबई आया और यहाँ जैसा अमूमन होता है, गलत लोगों के चक्कर में पड़कर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। कृष्णचंद्र जी राजेंद्र सिंह बेदी को लेकर हमारे घर आए, सारी कहानी बताई और बोले, अब तो भाई साहब उसे छुड़ाना ही है। सरकारी काम हो, पुलिस का चक्कर हो, मकान मालिक से झगड़ा हो, उनके पास सब समस्याओं का एक ही हल था, टीपी भाई साहब, यानी मेरे पति। पेडर रोड पर आयकर ऑफिसर्स कॉलोनी में आने के बाद हमारे परिचितों का दायरा और विस्तृत हुआ। अभी तक गुरु निवास और पास पड़ोस तक ही हमारी दुनिया सीमित थी। अब आयकर कॉलोनी में ऑफिस के दूसरे लोगों से भी जान पहचान बढ़ी। उनके परिवारों से मित्रता के संबंध कायम हुए। गाहे बगाहे ये भी पता चलने लगा कि ऑफिस में कौन क्या है और वहां क्या हो रहा है। दफ्तरों की हलचल, तत्परता और झंझटों का असर घरों में होता ही है। अक्सर वे हलचलें घर के आंगन में भी आ जाती हैं और घरवालियों के माध्यम से अड़ोस पड़ोस में भी फैल जाती है। दोपहर में घर के कामकाज से छुट्टी पाकर जब बच्चे स्कूल गए होते हैं, घरवालियां आपस में मिलती जुलती हैं। ऐसे में ही एक बार पता चला कि ऑफिस में कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है और मेरे पति ही उसके लायक हैं। एक दिन बड़े खुश आए, बोले, आज बड़ी मजेदार बात हुई है। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ? कहने लगे, सवेरे सवेरे जैसे ही दफ्तर पहुंचा, उनकी घंटी बज उठी। रिसीवर कान में लगाते ही आवाज सुनाई दी। बड़े ही शायराना लहजे में कोई पूछ रहा था, किबला आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने जवाब दिया, जी मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ। फिर मैंने पूछा, क्या जवाब मिला? फिर क्या, उधर से आवाज आई, लाहौल विला कुव्वत। सुबह सुबह किस मनहूस जगह का नाम ले लिया और कहकर उसने फोन काट दिया। हम लोग बड़ी देर तक इस बात को लेकर हंसते रहे। ये तो सचमुच की घटना हुई। ऐसा ही एक किस्सा किसी ने एक बार सुनाया था कि एक व्यापारी बेचारा बहुत दिनों से बीमार चल रहा था। अपनी बीमारी से वह आजीज आ चुका था। एक दिन कमजोरी के कारण जो आंख लगी तो महसूस हुआ जैसे सिरहाने कोई छाया खड़ी है। उस व्यापारी ने झट से आंखें खोलकर पूछा, कौन कौन है? सिरहाने खड़ी छाया ने जवाब दिया, तुम्हारी मौत हूँ। व्यापारी ने चैन की सांस ली
और बोला, कोई बात नहीं, मैं समझा कि कोई आयकर अधिकारी है। ये और ऐसी ही अन्य कितनी ही बातें, कितने किस्से करदाता और आयकर अधिकारियों को लेकर प्रचलित है। किस्से झूठे हों या सच्चे, पर इनसे ये तो पता चलता है कि आयकर विभाग की तरफ से लोगों के दिलो दिमाग पर एक अजीब सी दहशत, एक अजीब सा डर छाया रहता है।